काफ़ी दिन पहले, यानी ये जो हालात दुनिया के ख़राब होने से पहले हम लोगों ने अपनी इक्वेशन को ख़राब किया हुआ था। हमने कहा था कि हमने जो अभी तक इक्वेशन सॉल्व की थी, जो डिराक इक्वेशन हमने बनाई थी, मैं थोड़ा सा रीकैप करवाता हूँ आपको। डिराक इक्वेशन हमने ये कहा था कि एक लीनियर रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है। उससे पीछे जब हम गए थे तो हमारे पास क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन थी। क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन जो थी उसमें स्पेस और टाइम के दो डेरिवेटिव्स थे, तो हमने कहा कि वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके दो सॉल्यूशंस थे। फिर जब हमने प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी तो हमने कहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटीज़ तो पॉजिटिव डेफिनेट होती हैं। अगर सिस्टम को आप इवॉल्व भी करें विद टाइम, इवन देन एवोल्यूशन के बाद भी बेशक उसे e टू द पावर आयोटा ई टी से रिवाइव करें, इवॉल्व करें, या e टू द पावर माइनस आयोटा ई टी से इवॉल्व करें, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव डेफिनेट रहती है। इसका मतलब एनर्जी का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमने क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन में करके देखा था तो हमने देखा कि नहीं, एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो हमारी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन से, जिसको हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कहा था, जो कि जिसमें टाइम डेरिवेटिव आता था फंक्शंस का, वो पॉजिटिव एनर्जी के लिए पॉजिटिव थी और नेगेटिव एनर्जी के लिए नेगेटिव थी। तो हमने कहा चले कुछ देर के लिए उसको सेट असाइड कर देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस की तरह एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जी ठीक है, हमने कहा कि एनर्जी के एक्चुअली हमने कहा P जो है वो आयोटा h बार d बाई डी टी है, और H की मुमासलत हमने ली थी आयोटा h बार d बाई डी टी से, यानी A की P की इससे ली थी और हैमिल्टोनियन की इससे ली थी। और हमने एक इक्वेशन बनाई थी, हमने अपने हैमिल्टोनियन को चेंज किया था, उसमें अल्फ़ा डाले थे। अल्फ़ा बाद में, अल्फ़ा और बीटा हमने बाद में साबित किया था कि ये नंबर्स नहीं है बल्कि मैट्रिसेस हैं। फिर हमने उन मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी से जज किया कि वो 4x4 ट्रेसलेस मैट्रिसेस हैं। 4x4 ट्रेसलेस मैट्रिसेस होने के अलावा ये था कि वो स्पेस टाइम का फंक्शन नहीं है, दे आर स्पेस टाइम इंडिपेंडेंट मैट्रिसेस। इट मीन्स दे आर काइंड ऑफ मैट्रिसेस आर यूजुअली द ऑपरेटर्स, क्योंकि जब तक उसको कोई स्टेट नहीं देते मैट्रिक्स ऑपरेट नहीं होते। मैं आज के लेक्चर में थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि इवन दो अल्फा और बीटा टाइम इंडिपेंडेंट थे, बट स्टिल यू कैन मेक देम टाइम डिपेंडेंट। क्वांटम मैकेनिक्स में एक टेक्निक है जिसमें ऑपरेटर्स को भी टाइम डिपेंडेंट बनाया जाता है। मैं आज उसके बारे में क्विकली बात करूंगा, इतनी क्विकली भी नहीं करूंगा जितनी चाहिए होगी। लेकिन देखें, अगर आपने डिराक इक्वेशन बनाई तो अब हमें यह भी तो देखना चाहिए कि इस इक्वेशन बन गई, मैक्सवेल्स इक्वेशन भी हैं, फर्स्ट ऑर्डर हैं, कुछ ना कुछ हमें इस इक्वेशन को नई चीज़ भी देनी चाहिए थी। तो हमने कहा ठीक है, जो नई चीज़ इस इक्वेशन में हमें मिलती है वो अब हमने उसकी तरफ कोशिश करनी थी। हमने कहा मेरे दो गोल्स रखे हैं कम अज़ कम हमने। पहला ये था कि अगर इस इक्वेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को शामिल किया जाए तो इसका मतलब है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को शामिल करते हैं तो पार्टिकल का काइनेटिक मोमेंटम चेंज होता है। काइनेटिक मोमेंटम क्या है? ये वाला है काइनेटिक मोमेंटम। इसमें ये एक टर्म ऐड हो रही है E बाई सी इंटू ए वैक्टर। हमें पता है वैसे क्लासिकल मोमेंटम mv होता है, लेकिन इवन अगर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखें तो इसकी जगह mv हो तो उसमें एक टर्म ये आ जाती है। mv वाला जो मोमेंटम है वो एक कैनोनिकल मोमेंटम है, कानूनी डेफिनेशन है mv। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो उस वक्त मोमेंटम हो जाता है क्लासिकली mv माइनस E बाई सी इंटू ए वैक्टर। हमें पता है क्वांटम मैकेनिक्स में चूंकि मोमेंटम ऑपरेटर है तो mv की जगह माइनस आयोटा h बार डेल आ जाता है। a इज वंस अगेन द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली हमने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के चार कंपोनेंट होते हैं। एक उसका जो टाइम कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग जो जिसमें पोजीशन का टाइम कंपोनेंट होता है, यानी म्यू की वैल्यू 0 होती है, उसमें उसके करस्पॉन्डिंग जो फील्ड का 0 कंपोनेंट है वो फाई है, और जो फील्ड के 3 कंपोनेंट हैं वो ए वेक्टर है। ये वेक्टर पोटेंशियल है, ये जो है ये स्केलर पोटेंशियल है। वेक्टर पोटेंशियल का अगर हम कर्ल लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आता है, इसका अगर हम डाइवर्जेंस लेते हैं और अगर ए फील्ड टाइम के साथ बदले तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दोनों शामिल हो जाते हैं। इसकी बात हम आज करेंगे। तो ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स आपकी यहां से आती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना तो फाई फिजिकल है ना ए फिजिकल है। फाई का जब तक डाइवर्जेंस नहीं लेते कोई फिजिकल चीज नहीं आती। इवन अगर ए स्पेस टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर ग्रेडियंट ऑफ फाई लें तो फिजिकल चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड।
सिमिलरली अगर कर्ल ऑफ ए लें तो फिजिकल चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अगर ये दोनों क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखिएगा फाई और ए की इंपॉर्टेंस है ना कि किसी और चीज़ की है। तो आज मैं सबसे पहले पूरी मेरी कोशिश होगी कि आज और कल के लेक्चर में मैं लॉरेंट्ज फोर्स लॉ डिराइव करूं। अगर इस मोमेंटम का मैं डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेट्स सपोज मैं नई डेफिनेशन लूंगा, इस काइनेटिक मोमेंटम जो भी जिसको मैं जो भी कहूंगा, अगर उसकी मैं डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम और मेरे पर लॉरेंट्ज फोर्स लॉ आ जाए, तो इसका मतलब है मेरा मोमेंटम की डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, वो क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी है। दूसरा मैं ये साबित करूंगा कि अगर आप स्पिन्स को शामिल करें तो डिराक इक्वेशन डायरेक्टली प्रेडिक्ट करती है कि जो लांदे जी फैक्टर है वो 2 के बराबर है। और ऑलरेडी जो इसने एक चीज़ प्रेडिक्ट कर दी थी वो प्रोबेबिलिटी की बिल्कुल सही डेफिनेशन थी, वो नहीं चेंज होती बेशक पॉजिटिव हो या एनर्जी हो, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। आपको याद, मैं थोड़ा सा करा दूँ याद दहानी। आपको याद है जब हमने पहले दूसरे लेक्चर में या तीसरे में हमने कहा था कि एच के करस्पॉन्डिंग हमने लिखा था आयोटा एच बार डी बाई डी टी है, और जो पी के करस्पॉन्डिंग हमने लिखा था माइनस आयोटा एच बार और डेल वेक्टर, आपको याद है ना। और फिर इसको लेके मैंने सॉल्व किया था एच साई इज इक्वल टू ई पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस डेल जो भी था उससे लेके बिल्कुल इसी चीज को मैं अगर देखूं तो अब मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टाइम डेरिवेटिव होता था ना, ये जो चीज थी आयोटा एच बार डी बाई डी टी वाली, ये टर्म किस में बदल गई है? आयोटा एच बार डी बाई डी टी माइनस ई बाई सी इंटू 5 टाइम्स साई। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अगर ये चीज ना होती तो स्टैंडर्ड टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन थी जिसकी राइट हैंड साइड पे हैमिल्टोनियन था, जो कि हैमिल्टोनियन क्या था? एच, आपको याद है ना, आपने एच को क्या लिखा था? आपने लिखा था ना सी एल्फा डॉट पी था ना, पी की जगह अब मैं क्या रख रहा हूं? पी वेक्टर माइनस ई बाई सी ए वेक्टर प्लस बीटा एम सी स्क्वेयर। यही आपकी डिराक इक्वेशन थी ना। अगर इसमें ये जीरो कर दें, ये जीरो कर दें तो स्टैंडर्ड डिराक इक्वेशन थी। साई क्या था? 4 कंपोनेंट स्पिनर था। मैंने क्या करना है अब इसको, ये पी क्या है? पी एक हैमिल्टन मोमेंटम ऑपरेटर है माइनस आयोटा एच बार डी बाई डी टी वाला, सॉरी माइनस आयोटा एच बार डेल वाला। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इस इक्वेशन को। ऐसे लिखा जा सकता है इसको, आयोटा एच बार डी बाई डी टी ऑफ साई इज इक्वल टू, अच्छा मैं ना इसको एक नया नाम दे लेता हूं। बास बुक्स में आप देखिएगा इसको पाई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर के साथ। पियॉर्कन एंड ड्रेल के भी एक मतलब ये है कि ये काइनेटिक मोमेंटम है जिसमें माइनस ई बाई सी, अगर क्लासिकल होता एम वी माइनस ई बाई सी ए होता, एम वी स्टैंडर्ड मोमेंटम है जिस तरह मैं जिक्र कर चुका हूं। सो दिस इज इक्वल टू सी एल्फा डॉट पाई वेक्टर प्लस बीटा एम सी स्क्वेड प्लस ये उधर चला जाए प्लस ई बाई सी 5 इंटू साई। एग्री करते हैं इस बात से? अच्छा, अब मैं इस हैमिल्टोनियन को आप में से अगर आप देखें तो मैं इसको 2 फॉर्म में लिखूंगा। थोड़ा सा मैं अगर आपको इसको मजीद साफ करके लिखवा दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू सी एल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वेड इंटू साई माइनस ई एल्फा डॉट ए प्लस ई बाई सी 5 टाइम्स, इसको प्लस कर लेते हैं यहां साई। सॉरी कुछ गलत लिख दिया मैंने, मेरा तो ख्याल है ठीक ही लिखा है। एक चीज़ बस गलती, एक चीज़ की गलती हुई थी, इधर सी नहीं लिखा था,
जो कि लिखना ज़रूरी था ना, क्योंकि इधर भी ये डी बाई डी ज़ीरो आयोटा एच बार डी बाई डी टी की वजह सी टी सी को 1 नहीं कहा था ना हमने, तो अब ये ठीक है, अब डेफिनेशन कंसिस्टेंट है, एच बार ओवर सी बाई सी, ठीक है ठीक है। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूं कि जी मेरे पास ये जो हैमिल्टोनियन है ना, अब इसके दो पार्ट्स हैं, नहीं एक ये सी नहीं था ना, सॉरी मैं एक्चुअली मैं भी ज़्यादा दिनों बाद कर रहा हूं तो मुझे खुद भी याद नहीं था कि क्या ये सी नहीं था, अल्फा डॉट पी था, ये सी नहीं, ये सी, ये ठीक है, बीटा एम सी स्क्वायर ही था, ये ठीक था, बाकी किसी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मेरा ख्याल है ये भी एम सी स्क्वायर नहीं होगा, फिर बीटा एम सी होगा, मोमेंटम की डेफिनेशन है, डायमेंशनली मोमेंटम बनता है ना, मोमेंटम है ना ये वाला, तो यहाँ भी सी नहीं होगा ना, अब ठीक है ना, अब सही है, बीटा एम सी होगा क्योंकि मोमेंटम है ना, डायमेंशनली मोमेंटम के बराबर है, तो यहाँ भी नहीं होगा। अब मैं इसको साफ करके लिखता हूँ, सॉरी फॉर दैट, आयोटा एच बार डी साई बाई डी टी, बस ये एक दफ़ा ये सी पूरे रख लें, 1 करके मैंने कैलकुलेशंस की होती हैं सारी। अब मैं सी को इधर लाता हूँ तो बन गया ये सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वेर्ड, अब ठीक है ना, क्योंकि पी सी के डायमेंशन एनर्जी के होते हैं ना, अब बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर भी सी स्क्वायर नहीं था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब एक दफ़ा कंसिस्टेंट होगी फिर मसला नहीं रहेगा। अब मैं यहाँ पर भी दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर ई बाई सी था, ई बाई सी है ये, क्योंकि ये ई बाई सी था ना, वरना काट दिया था ना मैंने सी के साथ। अच्छा अब मैं जब सी से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा माइनस ई एल्फा डॉट ए, अब लग रहा है जैसे ठीक है, प्लस ई, कोई बात नहीं, अगर गलती हुई तो फिर पकड़ लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब लग रहा है कि जैसे ठीक लिखा है हमने, क्योंकि अल्फा डॉट ए ई फाई दोनों में ई ए और ई फाई ए की जैसी चीज़ लग रही है मुझे, तो अगर कोई गलती हुई तो आप बता दें मुझे कि कोई प्रॉब्लम है। अच्छा अगर आप इस हैमिल्टोनियन को देखें तो ये बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है जिस तरह हमारा ओरिजिनल हैमिल्टोनियन प्लस एन इंटरैक्शन हैमिल्टोनियन एच प्राइम। इंटरैक्शन क्या है? जिसकी इंटरैक्शन है ए से और फाई से, वेयर एच नॉट इज where H naught is C alpha dot P plus beta MC squared and H prime is minus E alpha dot A plus E phi। ठीक होगी बात ये? अच्छा अब मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा आपको याद दहानी कराता हूं क्लासिकली। आपको याद है कि क्लासिकली क्या चीज था ये जो इंटरैक्शन हैमिल्टोनियन था? क्लासिकली एच प्राइम अगर आप देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन थी माइनस ई बाई सी वेलोसिटी डॉट ए। क्यों? क्योंकि वहां मोमेंटम तो नहीं होता था, वहां तो वेलोसिटी होती थी, जिससे लॉरेंट्ज लॉ बनता था आपका, प्लस ई फाई। अब आप एक चीज सिर्फ देखिएगा, मैं चाहूंगा कि फिलहाल आप इसकी कैलकुलेशन करें, लेकिन बाद में आपको मैं एक चीज नोटिस कराऊंगा। अगर आप इस चीज को देखें, कंपेयर करें अगर आप इसको और इसको, तो लग रहा है कि ई फाई तो ई फाई के बराबर ही है ना, वो तो दोनों में है। इसका मतलब यह है कि जो वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग मेरे पास वेलोसिटी ऑपरेटर बन रहा है, अगर मैं क्लासिकल एक्सप्रेशन से कंपेयर करूं तो वेलोसिटी का जो ऑपरेटर मेरे पास आ रहा है उसमें सिर्फ c की कमी है ना। इसका मतलब है v बाई सी इज एल्फा, तो इसका मतलब v ऑपरेटर इज इक्वल टू c एल्फा वेक्टर, है ना? एग्री करते हैं ना मेरी इस बात से आप कि c अल्फा की वही हैसियत है जो वेलोसिटी के ऑपरेटर की है। तो चलें चेक कर लेते हैं इसको। अब आप
मैं चाहता हूं कि चूंकि अब स्टूडेंट्स नहीं क्लास में, मैं और मेरा दोस्त खवाब ही हैं, तो इसलिए ये आप याद रखिएगा कि वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम होती है। आप तो कह चुके हैं अल्फा फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, तो ये तो अजीब बात होगी ना। अब यहां पर क्वांटम मैकेनिक्स की वो टेक्निक आती है जिसमें जो चीज़ें टाइम इंडिपेंडेंट होती हैं उनको भी टाइम डिपेंडेंट बनाया जाता है। तो थोड़ा सा मैं पहले उसको रिकैप कराऊंगा, देन आई विल कम टू दिस पॉइंट, और एक छोटी सी असाइनमेंट भी दूंगा जो कि आप ज़रूर कीजिएगा, वो बड़ी ही यूज़फुल होगी आपके लिए। तो अब मैं ये करता हूं कि बताता हूं कि ये आप एग्री करते हैं ना कि अगर मैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव लूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन आना चाहिए, लॉरेंट्ज लॉ में एक्सेलरेशन चाहिए। लेकिन मैं तो मान चुका हूं कि सी कांस्टेंट है, सी तो वक्त के साथ नहीं बदलेगा, अल्फा भी कांस्टेंट है हमारी ओरिजिनल डिराक की नोटेशन में, पर मैं साबित करूंगा कि ये अल्फा वक्त का फंक्शन भी हो सकता है। जब हमने ये लिखा देन वी कैन मेक इट अ टाइम फंक्शन ऑफ टाइम, देन यू सी हाउ वी कैन मेक इट अ फंक्शन ऑफ टाइम। थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स की पे आ जाते हैं। आपको याद है क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या कहते थे? क्वांटम मैकेनिक्स में हम कहते थे कि भाई स्टेट्स जो हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट होती हैं, जबकि ऑपरेटर्स जो स्टेट्स टाइम डिपेंडेंट होती हैं, जबकि ऑपरेटर्स जो हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। इस टेक्निक को यूज करके हमने एक चीज बनाई थी जिसे कहते हैं हाइजेनबर्ग पिक्चर। हाइजेनबर्ग पिक्चर में आप क्या कहते हैं करते हैं? हाइजेनबर्ग पिक्चर के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई चीज लिखी होती, किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखी होती, फॉर एग्जांपल मैं कहता कि जी हमें पता है हम किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि ये होता है साई स्टार ए हैट साई। और हमने कहा था कि अगर साई जो है वो इस तरह इवॉल्व हो टाइम के साथ कि साई गोज टू ई टू द पावर आयोटा एच हैट टी ओवर एच बार साई, प्लस या माइनस डजेंट मैटर, कुछ भी लिख लें आप, तो ए वक्त के साथ नहीं बदलती एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ऐसी स्टेट्स को हम कहते थे स्टेशनरी स्टेट्स। लेकिन हम कहते थे कि इसका, लेकिन ये क्या था, या इनमें जो ऑर्डिनरी श्रोडिंगर पिक्चर है उसमें ऑपरेटर्स टाइम इंडिपेंडेंट होते थे, लेकिन हम टाइम डिपेंडेंस स्टेट से छीन के ऑपरेटर्स को भी दे सकते हैं और दोनों को भी दिए रख सकते हैं। मसलन अगर मैं आप ये देखें, अगर ये चीज लिखी होती, मैं एक चीज आपको लिख के दिखाता हूं कि अगर ये चीज लिखी होती d3x साई स्टार विच इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, वन डायमेंशन में कर लेते हैं, a हैट साई ऑफ x एंड t, तो मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि दिस इज इक्वल टू, इसमें a टाइम इंडिपेंडेंट है। अच्छा पहली तो बात है, इसको ये ना a आप मिक्स कर लें वेक्टर पोटेंशियल के साथ, लेट्स कॉल दिस एज अ क्या नाम दूं, कोई सजेस्ट कर दें आप, ओ कर देते हैं, ठीक है, ओ हैट, बिल्कुल ठीक है, ओ हैट, ओ इज एन एनी ऑपरेटर। देखें मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, d3x साई स्टार की जगह मैं लिख लूं e टू द पावर आयोटा h t ओवर h बार साई स्टार, कोई प्रॉब्लम, सॉरी साई स्टार इधर आ जाएगा क्योंकि मैंने जब कंजुगेट लेना है ना तो इसका ऑर्डर बदल जाएगा ना, तो आई कैन राइट इट एज साई स्टार ई टू द पावर लेट्स से माइनस आयोटा एच टी ओवर एच बार। क्यों? साई अगर इस तरह है तो स्टार लेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए हैट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई टू द पावर आयोटा एच हैट टी ओवर एच बार साई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। नाउ दोनों साई स्टार और साई जो है ये फंक्शन ऑफ एक्स हैं। अच्छा अब अगर आप ये देखें तो अब मैंने स्टेट वेक्टर से टाइम डिपेंडेंस छीन ली है, ऑपरेटर को दे दिया, सो आई कैन आल्सो राइट इट एज d3x साई स्टार ऑफ x a hat which is a function of time now into psi of x। तब आप देखें the state vectors are time independent but the operators are time dependent, this is known as an Heisenberg picture। और इसका मतलब है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आपने टाइम इंडिपेंडेंट ऑपरेटर की निकाली थी
वो अब इसके तकरीबन वो इसी के बराबर बन रही है कि जो अब आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम डिपेंडेंट ऑपरेटर की बनाई है। इसको कहते हैं हाइजेनबर्ग, सॉरी ओ है सॉरी यार क्या है ये, मैं आई एम सो ऑब्सेस्ड विद ए कि ये भी ओ है। ये इफेक्ट होता है जब क्लास में स्टूडेंट्स हो ना बैठे हुए तो वो गलती पकड़ लेते हैं फौरन। तो ये ओ हैट हो गया, तो ये बन गया ओ हैट विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। गुड, चले, वेरी गुड। बताने का मकसद ये है कि यू कैन ऑलवेज राइट एन ऑपरेटर टाइम, बट दिस इज नोन एज एन हाइजेनबर्ग पिक्चर। एक ऐसी पिक्चर भी होती है जिसमें स्टेट वेक्टर भी टाइम का फंक्शन रहते हैं और ऑपरेटर भी टाइम का फंक्शन होते हैं, ऐसी को हम कहते हैं इंटरैक्शन पिक्चर। तो इस कोर्स में हम उसके भी जिक्र करेंगे जब आगे मिडल ऑफ द कोर्स जाएंगे। तो अच्छा, एक और चीज मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा था, अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लें ना तो आप साबित कर सकते हैं कि यू कैन राइट इट एज ये ए अगर एक्सप्लिसिटली टाइम का फंक्शन ना भी हो, देन यू कैन, अगर आप डी ओ बाई डी टी कैलकुलेट करें तो इट इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर विद द हैमिल्टोनियन। ठीक है, ये मैं नहीं करने जा रहा, कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आप डी ओ हैट ओवर डी टी कैलकुलेट करें, क्या करना पड़ेगा आपको, इसका डेरिवेटिव लेंगे एच ओ आ जाएगा, इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव लेंगे ओ एच वाली टर्म आएगी। तो ये देख सकते हैं आपके दिस इज इक्वल टू आयोटा ओवर एच बार द कम्यूटेशन ऑफ एच विद ओ। अगर ओ एक्सप्लिसिटली टाइम का फंक्शन नहीं, अगर ओ एक्सप्लिसिटली टाइम का फंक्शन होता तो प्लस एक और टर्म्स आ जाती जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू टी होती, उसकी हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। मैं क्या साबित करना चाह रहा था, मैंने ये जिक्र किया, इसका मतलब है कि अगर ये अल्फा वक्त का फंक्शन नहीं भी है तो हम मान के चल सकते हैं कि अल्फा वक्त का फंक्शन है। कैसे? ऐसे कि इस तरह हम उसको वक्त का फंक्शन बना सकते हैं। अच्छा, मैं जरा ये चीज कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं कि मैं साबित करता हूं कि वाकई ही ये सी अल्फा जो है वेलोसिटी है। अगर मैं कैलकुलेट करूं डी आर बाई डी टी क्या होती है? वेलोसिटी होती है ना। ये किसके बराबर मैंने कहा था होगी? ये होगी आयोटा ओवर एच बार एच विद आर। अच्छा, चूंकि आर एक वेक्टर है ना तो हम किसी एक कंपोनेंट के लिए कर लेंगे। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हम कहते हैं कि चूंकि आर एक वेक्टर है तो वेक्टर के किसी एक इंडेक्स के लिए कर लेते हैं। डी आर आई बाई डी टी इज इक्वल टू आयोटा ओवर एच बार एच विद आर आई। अच्छा, एच मैं कौन सा कह रहा हूं? मैं एच नॉट कह रहा हूं। एच प्राइम की तो जरूरत ही नहीं ना मुझे फिलहाल, तो मैं सिर्फ एक ही की बात करूंगा, पहले वाले की जो ओरिजिनल हैमिल्टोनियन है मेरा। क्यों? मैंने क्लासिकली मैंने जब लिखा था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो एच ओरिजिनल वाले को करके देखूंगा, बाकी किसी की मुझे जरूरत नहीं है। अगर मुझे होती भी इवन देन कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि आर इसके साथ भी कम्यूट करता है और इसके साथ भी कम्यूट करता है। आर सिर्फ कम्यूट नहीं करता तो मोमेंटम के साथ नहीं करता। तो अगर आप पूरा हैमिल्टोनियन ये डालें ना, ये वाला पूरा हैमिल्टोनियन भी ये वाला, इवन देन एच प्राइम के साथ इसका कम्यूटेशन जीरो है, सारी टर्म्स के साथ जीरो है, सिर्फ एच नॉट वाली की एक के साथ जीरो नहीं होगा। तो मैं अब उसको लिखता हूं। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा ओवर एच बार, एच नॉट की जगह मैं एच नॉट ही लिख लेता हूं। यहां पर वो क्या है? सी एल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वेड और आर आई। अच्छा, बीटा एम सी स्क्वेयर में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो पोजीशन के साथ कम्यूट ना करती हो, तो जीरो हो गया। तो एक ही चीज बच गई, वो क्या थी? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा ओवर एच बार सी अल्फा जे तो नम का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना उससे, कम्यूटेशन से। क्यों? कम्यूटेशन तो स्पेस और टाइम, स्पेस वाले पार्ट्स का है ना। मोमेंटम और पोजीशन कम्यूट नहीं करते ना इन ऑर्डिनरी, इन क्वांटम मैकेनिक्स। सो पी जे इंटू आर आई। अब आपने ये पढ़ा हुआ है पी जे इंटू आर आई किसके बराबर है? ये बराबर होता है ना माइनस एक्स विद पी आयोटा एच बार होता है ना। तो अब इसके इंडिसेस भी तो बैलेंस करने हैं ना हमें। तो क्या बन गया ये वाला? ये सिंपल सा कम्यूटेशन है। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा ओवर एच बार सी अल्फा जे
पी जे विद सॉरी अल्फा पी जे विद इसके बराबर किस क्या है माइनस आयोटा एच बार। अगर एक्स, एक बात आप याद रखिएगा क्वांटम मैकेनिक्स में, एक्स विद पी एक्स जो है ना वो आयोटा एच बार होता है। एक्स विद पी वाई अगर होता ना मोमेंटम यानी वाई कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन हो और तो ये आयोटा एच बार इंटू जीरो हो जाता। क्यों? ये कम्यूट करता था आपस में। इसका मतलब है इन दोनों चीज़ों को कंपेंसेट करने के लिए डेल्टा ई जे है। डेल्टा ई जे कहता है जब ये एक जैसे होंगे तो 1 होगा, एक जैसे नहीं होंगे तो 0 होगा। तो इसके मतलब है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। ठीक है ये बात। अच्छा अब आप देखें आयोटा स्क्वायर्ड -1 हो गया, एच बार से एच बार कैंसिल हो गया, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। तो जहां जहां पे जे है वहां पे अल्फा आई आ जाएगा। तो अब आप देख लें क्या बन गया ये। इसका मतलब है एक कंपोनेंट के लिए होल्ड कर रहा है तो v वेक्टर विच इज बाय डेफिनेशन इज dr/dt इज इक्वल टू c अल्फा वेक्टर। इसका मतलब है जो मैंने आपसे बात कही है वो ठीक है कि c अल्फा इज द वेलोसिटी। तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो डेफिनेशंस थी आपके पास वो बिल्कुल होल्ड की है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, मैं एक छोटी सी असाइनमेंट आपको देना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप ये कैलकुलेट करें जरा। एंड पे हैमिल्टोनियन की जगह mc स्क्वायर्ड पुट कर लीजिएगा, बिल्कुल एंड पे जाके, जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए। कैन यू कैलकुलेट डी अल्फा वेक्टर बाई डी टी जो कि बराबर होगा आयोटा ओवर एच बार एच विद अल्फा। ठीक है, ये जरा कैलकुलेट कीजिएगा आप। अच्छा किस से एच के लिए लेके कीजिएगा, ए को ना मानिएगा बीच में, बेशक ए की खैर है, सिर्फ और सिर्फ क्लासिक एच नॉट वाले को लेके कर लें। देखिए जरा क्या जवाब आता है आपके पास। इससे बड़ी खूबसूरत एक टर्म आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। आप इसको करके जरा देखिएगा इस वीक में, अगले वीक में मैं फिर ये आपको करके दूंगा कि इसका आंसर क्या आता है। मैं अगले वीक में कैलकुलेट कर दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये आप ग्रेडेड असाइनमेंट है तो आप इसको जरूर करें। अच्छा, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो हमारे पास जो ऑपरेटर है ना वो एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम होता है, तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स बनती है। तो उसमें जो ए वेक्टर पोटेंशियल है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम है। तो अगर कोई चीज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम हो तो इस डेफिनेशन में एक टर्म और आ जाती है डी ओ हैट बाई डी टी। क्यों? कि दिस इज नो एज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम। यानी अगर ओ टी होता भी दरमियान में तो फिर भी मैं इसको रख के कैलकुलेट कर सकता था कि अगर ये एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम होता। अभी तो एक्सप्लिसिट नहीं था, मैंने तो इसको लेके दी ना किसी की वजह से, ना भी होता तो फिर भी एक, फिर आप डेरिवेटिव लेते अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसका डेरिवेटिव आता, ये दोनों उसी तरह रहते। अगली टर्म में इसका डेरिवेटिव आता, ये दोनों उसी तरह रहते। फिर उसके बाद उससे अगली टर्म का आता, तो ऑटोमेटिकली आप साबित कर सकते थे कि ये 3 टर्म्स बन जाती। अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है तो जो डी ओ बाई डी टी है वो 0 हो जाता था, ये जो जब दरमियान में आप इसको सॉल्व करते थे। एनीवेज चलें, इसकी कोई ख़ास वजह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो लेट मी कैलकुलेट वन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं लॉरेंस फोर्स लॉ बनाना चाहूँगा, जिससे कोशिश करते हैं आज मैक्सिमम हो जाए, वरना जितना हो जाएगा इस। अच्छा, ये कैलकुलेशन एक दफ़ा ज़िंदगी में अपने हाथ से ज़रूर कीजिएगा। ये अगर आप एक दफ़ा कैलकुलेशन कर लेंगे तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो जैक्सन के चैप्टर्स में मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं उनकी कैलकुलेशन करने में आपको बहुत आसानी होगी। और बल्कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स को पूरी में जब आप इंडेक्स नोटेशन से सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी इसको करने में, चीज़ों को तरतीब के साथ याद रखने में। अच्छा, मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ ये चीज़ डी पाई वेक्टर बाय डी टी, यानी जो मेरा काइनेटिक मोमेंटम है उसका। तो मैंने जो अभी पिक्चर डिफाइन की है उसमें इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये होगी आयोटा एच बार, आयोटा ओवर एच बार, कम्यूटेशन ऑफ हैमिल्टोनियन विद पाई। अच्छा, अगर किसी को कोई डाउट हो ना, तो ये फील्ड थ्योरी के लेक्चर में हमने इंटरेक्शन पिक्चर्स वगैरह बड़ी डिटेल्स उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो वो उसमें भी आप देख सकते हैं।
ये तो मैंने आपको बता तो दिया है उसका क्विकली ज़रा, लेकिन आप वहाँ पर हमने जब रिव्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स किया था तो पूरी की पूरी चीज़ें की थी, वहाँ ज़रूरत थी, यहाँ ज़रूरत नहीं है इतनी। तो मैंने क्या लिखा, dA/dt क्यों लिखा, क्योंकि A एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम है। इफ A इज नॉट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम दिस टर्म इज 0। अच्छा, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, तो गोल इज टू कैलकुलेट, सो द गोल इज टू कैलकुलेट H विद, ये चीज मुझे कैलकुलेट करनी है, जो कि किसके बराबर है, H में दो टर्म्स थी, H0 था और आपको पता है ये लीनियर होते हैं, तो कम्यूटेशन ये हो जाएगा H विद पाई एंड H प्राइम विद पाई। ठीक है ये बात, तो बस ये दो चीजें मैंने कैलकुलेट करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद होना चाहिए कि H0 विद पाई मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। जरा पहले ये देखें, लेट मी कैलकुलेट नाउ H0 विद पाई। H0 किसके बराबर था, H0 था ना जी, मैं देख इसी मिटा दिया, C अल्फा डॉट P प्लस बीटा एम सी स्क्वायर था ना, C अल्फा डॉट P प्लस बीटा एम सी स्क्वायर इंटू, अच्छा पाई किसके बराबर था, अगर आपको याद हो तो वो था P वेक्टर माइनस E/C A वेक्टर, यही था ना, कुछ और तो नहीं था। अच्छा, मैंने कहा जब भी वेक्टर्स के कम्यूटेशन आते हैं तो हम किसी एक इंडेक्स के लिए कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इनको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। ये कम्यूटेशन 4 कम्यूटेशन में बदल जाएगा। हमें पता है P विद P हमेशा कम्यूट करता है, तो P विद P 0 है। बीटा एम सी स्क्वायर्ड में कोई स्पेस टाइम है ही नहीं है, इसके लिए वो इसके साथ भी कम्यूट करता है तो इसके साथ भी कम्यूट करता है। तो हमें ये बात पता है, मैं लिख देता हूं सारी चीजें, कि P विद P जो है वो 0 है, बीटा एम सी स्क्वायर्ड का कम्यूटेशन P के साथ भी और E/C A के साथ, दोनों के साथ 0 है। बीटा को अगर अल्फा नजर ना आए ना तो हमेशा 0 ही नजर आता है। फिर सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो है, वो है इसका इसके साथ। तो कौन सा नॉन जीरो है, सो दिस इंप्लाइज दिस, सो दिस इज इक्वल टू, दिस स्टेप इज इक्वल टू C अल्फा डॉट P और माइनस E/C A वेक्टर। तो अगर आप इसको थोड़ा सा साफ कर लें तो ये दोनों में से कॉमन आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू माइनस E अल्फा डॉट P किसके साथ है, वेक्टर पोटेंशियल के साथ। आई थिंक वी हैव डन एवरीथिंग करेक्टली। माइनस साइन कॉमन ले लिया, E भी कॉमन ले लिया। अच्छा, मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था कि इसको किसी एक कंपोनेंट के लिए कर लेते हैं, क्योंकि वेक्टर पोटेंशियल 3 डायमेंशन में है। अच्छा, मजे की बात है, ये कैलकुलेशन लाजमी नहीं है 3 डायमेंशन में, जितनी मर्जी डायमेंशन में आप बैठ के करते रहें। क्यों? क्योंकि वेक्टर आपके पास तो लाजमी तो नहीं 3 डायमेंशन में, आप n डायमेंशन में लेके कर लें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो टेक्निक मैं अभी करूँगा, एक्चुअली बताने का मकसद क्या है, क्यों इस तरह किया जाता है। जब क्लूजा-क्लाइन थेरीज की जाती है ना, जिसमें ग्रेविटी वगैरह को भी शामिल किया जाता है, तो वो 3+1 डायमेंशन से 4+1 में जाते हैं। तो ये इससे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बस एक दफ़ा हमें अलजबरा करना आ जाए तो हमें डायमेंशंस की इतनी फिक्र नहीं होगी फिर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं लेट मी कैलकुलेट द कम्यूटेशन H0 विद पाई J। तो देखें जरा ये क्या बनता है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस E, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं अल्फा I PI और AJ, क्योंकि यही हो सकता है ना, पाई में सिर्फ A वाले, यही पाई का ताल्लुक था ना, ये तो नहीं था ना इसका ताल्लुक, तो पाई से, और वैसे भी वो डॉट प्रोडक्ट है। और क्या साथ में चीज़ थी शामिल, एक चीज़ हम नहीं लिख रहे थे जो कि हमें लिखनी चाहिए थी, वो थी
आयोटा ओवर एच बार या एच बार ओवर आयोटा है। हमेशा डेफिनीशंस का ना मुझे मसला ही रहता है ये वाला, लेकिन खैर एक चीज़ थी जिसको जो साथ में थी इसकी, लेकिन वो तो हमें बाद में लगाएंगे ना, ये वाला आयोटा ओवर एच बार वो बाद में लगा लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, इसकी जगह मैं, अगर मैं पी की जगह आप में एग्री करते हैं, मैं इसकी जगह ये लिख लूँ माइनस ई एच बार ओवर आयोटा एल्फा आई डी बाई डी एक्स आई। डजेंट मैटर नीचे लिखें ऊपर लिखें, क्योंकि ये फोर्थ म्यू तो है नहीं, है ना, और साथ में क्या बन गया ए जे। अच्छा, अमूमन इस चीज को करते हुए ना लोग गलती करते हैं सॉल्व करते हुए। इसको सॉल्व करते हुए लोग क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स आई ए जे माइनस ए जे डी बाई डी एक्स आई। वो ठीक नहीं है। क्यों? ये भी एक ऑपरेटर है, इसको ऑपरेट होने के लिए कोई ना कोई ऑक्सिलरी फंक्शन चाहिए होगा, वो हम बाद में लगाएंगे। पहले तो ये रख लें कि ये यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। मेरा तो ख्याल है सब कुछ ठीक ही किया है हमने, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई गलती नहीं की करने में अभी तक तो। अच्छा चलें, अगर नहीं की इंडिसेस देख लें, इधर भी जे फ्री इंडेक्स है, इधर भी आई पे सम है। अच्छा, मैं लिख नहीं रहा वो समेशन, लेकिन अंडरस्टूड है, हम पिछले क्लासेस में तय कर चुके थे कि रिपीटेड इंडिसेस पे सम है। अच्छा, अब मैं एच प्राइम का कैलकुलेट करता हूं विद पाई जे, तो वो कौन बताएगा कि क्या होगा एच प्राइम विद पाई जे, ताकि मुझे दोनों कैलकुलेट करने हैं। फिलहाल तो मैंने ये कैलकुलेट किया ना, मैंने ये करना है। एच प्राइम किसके बराबर था? मैं डेफिनेशन एक दफा उसकी लिख देता हूं, वो था माइनस ई एल्फा आई ए आई प्लस ई फाई। ये था ना एच प्राइम, ई अल्फा डॉट ए था। और पाई जे किसके बराबर था? वो था पी जे माइनस ई बाई सी ए जे। अच्छा, अगर आप इसको देखें ना थोड़ा सा, तो ये बिल्कुल पहली तो बात है फाई इसके साथ कम्यूट करता है, तो फाई का मुझे इसके साथ नहीं कम्यूट करता, क्योंकि फाई स्पेस टाइम का फंक्शन है। ए के साथ कम्यूट करता है, जिस तरह पी के साथ कम्यूट करता है। तो इसका मतलब है मैं इसकी जगह लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू माइनस, सो दिस हैज टू पार्ट विच इज वन इज माइनस ई एल्फा आई ए आई विद पी जे। ए कम्यूटेशन ये बन गया, और दूसरा कम्यूटेशन क्या बन गया? प्लस ई फाई विद पी जे। एग्री करते हैं इस बात से या नहीं करते? परफेक्ट है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, इसमें कोई इशू नहीं है। चलें, अगर कोई इशू नहीं है तो फिर तो खैर है। मैं इस तरह करता हूं, ये आपको ना एक सॉल्व करके दिखाऊंगा बाद में। पहले इसको थोड़ा सा और साफ कर देता हूं। सो आई कैन राइट इट एज माइनस ई एल्फा आई ए आई विद पी जे। ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आई और जे की जैसे जगह बदली हुई है, प्लस ई टाइम्स फाई विद पी जे। मैं आपको ना पहले फाई विद पी जे कैलकुलेट करके दिखाता हूं। लेट मी कैलकुलेट दिस थिंग, फाई विद पी जे। पी जे किसके बराबर है? एच बार ओवर आयोटा। अब मैं ये कह रहा था, ये टेक्निक बड़ी जनरल है जो मैं लगाऊंगा अब। जब भी ऐसी चीज को सॉल्व करना हो तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ एक आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ लगाएंगे। जब आपने ये आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ लगाया तो जरा देखें बनेगा क्या। ये एच बार ओवर आयोटा, इसको जब खोलेंगे तो क्या बनेगा, फाई डी बाई डी एक्स जे माइनस डी बाई डी एक्स जे फाई। और अभी इन दोनों ने एफ पे लगना है। इसका मतलब है ये जब लगेगा तो फाई पे भी लगेगा और एफ पे भी लगेगा। इसके लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्यों? एफ को मैं अगर अंदर ले आता इधर यहां पे, तो इसके साथ भी लगता और इसके साथ भी लगता ये। तो इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू एच बार ओवर आयोटा फाई डी एफ बाई डी एक्स
जे। यहाँ पर बोल्ड मास लूंगे जी यहाँ पर गलती से बोल्ड मास लूंगे एग्जैक्टली यहाँ पर वो नहीं लगाना वरना सब गलत हो जाएगा। माइनस पहली टर्म क्या आ जाएगी, डी बाई डी एक्स जे एक्टेड अपॉन फाई एफ उसी तरह माइनस फाई डी बाई डी एक्स जे एफ। ये मैं कह रहा था ये एक एक्स्ट्रा टर्म लगती है वरना आपको लगता है कुछ नहीं है। आप ये ना समझिएगा ये फिर एक्स्ट्रा टर्म थी और इसी टर्म से ये टर्म कटती है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, सो दिस बिकम्स माइनस एच बार ओवर आयोटा डी बाई डी एक्स जे फाई। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया टर्म। यही काम यहां भी करना है। यहां पर आपको 2 दफा करना पड़ेगा। पहले आपको इस टर्म के साथ करना पड़ेगा क्योंकि देखें ना आप ये भी कैलकुलेट करेंगे और ये भी कैलकुलेट करेंगे और ये दोनों बिल्कुल एक ही जैसी हैं, सिर्फ आई और जे बदल रहे हैं। तो मैं कोई एक कैलकुलेट कर दूंगा और कहूंगा दूसरे में आई और जे चेंज हो रहे हैं, दोनों नहीं करूंगा कैलकुलेट। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं कोई एक कैलकुलेट करता हूं जरा यहां पे। मैं कौन सी कैलकुलेट करता हूं, ये वाली कर देता हूं, ये करता हूं कैलकुलेट। सो डी बाई डी एक्स आई विद ए जे क्या करना पड़ेगा, और अगेन एन आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ लगाना पड़ेगा। तो पहली टर्म क्या आ जाएगी, डी बाई डी एक्स आई ए जे माइनस ए जे डी बाई डी एक्स आई एफ। अगर डेल लिखता ना तो मसला ही ना रहता, अल्फा डॉट डेल लिखता, डेल के साथ लगा रहता तो फिर तो अब आप देखें क्या बनेगा। पहली टर्म क्या बनेगी, पहली टर्म ने इस पे भी लगना है और इस पे भी लगना है, बिल्कुल वैसे वही रूल है, सिर्फ इंडेक्स ही है ना और तो कुछ नहीं। तो पहली टर्म क्या आ गई, डी बाई डी एक्स आई ए जे, इसमें लग गया एफ उसी तरह, प्लस ए जे डी बाई डी एक्स आई एफ माइनस ए जे डी बाई डी एक्स आई एफ, ये आ गया। तो ये कैंसिल हो गया। आंसर देखें क्या बन गया आपके पास। सो दिस इज इक्वल टू ए जे डी बाई डी एक्स आई एफ। अच्छा एफ आर्बिट्रेरी फंक्शन था ना, आप ले लेते वापस, आपका दिया हुआ फंक्शन है आप वापस ले लें, दोनों तरफ से आप निकल सकता है क्योंकि डेरिवेटिव इसी पे लग रहा है। तो अब आप इसको देखें, इस टर्म को, अगर ये तो मैंने ये कैलकुलेट किया है ना, इस टर्म को अगर आप देखें तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि दिस इज एज गुड एज ई एल्फा आई पी जे विद ए आई प्लस ई इंटू फाई विद। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को जब स्विच किया तो एक माइनस साइन आया, वो माइनस साइन मैंने इस माइनस को प्लस कर दिया। अब मैं इस तरह करता हूं, सारी टर्म्स को कंबाइन करता हूं और देखता हूं कि बनता क्या है। यह बात आपने नहीं भूलनी कि ये टर्म और इस टर्म को अगर आप कंपेयर करें, इस टर्म और इस टर्म को, तो आई और जे ही स्विच हो रहे हैं ना। इसका मतलब अगर आप ये चीज कैलकुलेट करेंगे ना, ये वाली चीज कैलकुलेट करें अगर आप पी जे विद ए आई, सिमिलरली अगर आप ये चीज कैलकुलेट करें जो मैं बात कर रहा था, पी जे विद ए आई, तो ये बनता था एच बार ओवर आयोटा डी बाई डी सॉरी ए आई डी बाई डी एक्स जे। तो इधर भी आर्बिट्रेरी एफ लगा दूं, इधर भी आर्बिट्रेरी एफ लगा दूं, कुछ नहीं फर्क पड़ा, आई और जे को चेंज हुआ इसके कंपैरिजन, बिल्कुल सीधी सी बात है। आई जे था, यहां जे आई है, तो आई और जे और आई, सिर्फ फर्क क्या है, एक माइनस प्लस का फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा अब सारी टर्म्स को कंबाइन करते हैं जरा, हमने जो सारी टर्म्स लिखी हुई हैं उनमें उनको कंबाइन करते हैं। उसके साथ माइनस साइन है, इसके साथ प्लस साइन है, ये आपने याद रखना है। तो राइट हैंड साइड इस इक्वेशन की फिर क्या बन गई थी, जो डी पाई बाई डी टी था, ये हम कैलकुलेट कर रहे थे,
उसमें इस तरफ था ना एच बार ओवर आयोटा था एक साथ, बल्कि मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाता, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं। ये वो था जो डेफिनेशन का था। अंदर क्या बन गया, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले तो ये टर्म लिख लेते हैं ना, इसके साथ एक ई भी था, है ना, एक ई था ना इसके साथ, वो था माइनस एच बार ओवर आयोटा ई। अच्छा, ये पाई जे के लिए कैलकुलेट कर रहे थे आप, डी पाई। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ भूल नहीं गया था लिखना, एफ, कि ये लग चुका है इस पे और अब एफ है, क्योंकि एफ लिखा हुआ है ना। तो अब मैं एफ हटा लूँगा, मुझे एफ की ज़रूरत नहीं है। और क्या बन गया, डी फाइव बाई डी एक्स जे। और असल में मैंने गलती की, जो यहाँ से मिटा दिया, अब यहाँ भी मेरे पास नहीं लिखा हुआ, साइन का प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं, तो मैंने यहाँ से मिटा दिया है। लेकिन चले एंड पे हुआ भी तो पकड़ लेंगे, कोई बात, कोई फिक्र वाली बात नहीं है ऐसी। अच्छा, और क्या था, पहली वाली में माइनस था, इस वाली में तो ये था माइनस ई एच बार ओवर आयोटा, और साथ में क्या था, और इसके साथ था अल्फा आई, पहले वाले में आई था ना, और क्या था ए जे डी बाई डी एक्स आई, ये था ना। और दूसरे में आपको याद है मैंने प्लस साइन किया था, जब स्विच किया था तो माइनस एक आ गया था, तो प्लस ई एच बार ओवर आयोटा, नहीं ये आयोटा ओवर एच बार था, ये डेफिनेशन में बाहर आयोटा ओवर एच बार था। ई एच बार ओवर आयोटा ए आई डी एक्स बाई डी जे। आर्बिट्रेरी एफ लगाना चाहें तो लगा लें, जरूरत कोई नहीं है वैसे आर्बिट्रेरी एफ की। ठीक है। अच्छा, मैं अगर एच बार ओवर आयोटा सारों में से कॉमन ले लूं तो एच बार ओवर आयोटा कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है इसका आंसर आ गया माइनस ई डी फाई। अच्छा, एक टर्म अभी नहीं मैंने लिखी हुई, अगर आपको याद हो तो राइट हैंड साइड पे बता सकते हैं ना कौन सी नहीं लिखी हुई। कौन सी नहीं लिखी हुई टर्म राइट हैंड साइड पे, हैं जी? हाँ, जिसमें एक्सप्लिसिट टाइम वाली थी, और मैंने कहा बाद में शामिल कर लूँगा। तो ये टर्म मैं क्यों ना इसी के साथ ही शामिल कर लूँ, माइनस ई ओवर सी डी ए जे बाई डी टी। और मेरा तो ख्याल है सब कुछ ठीक ही चल रहा है। अच्छा, और मैंने क्या लिखना था फिर इसमें, अगर आपको याद हो तो, एक टर्म रह गई है ना, वो कौन सी रह गई है, वो ये वाली ना, माइनस ई अल्फा आई, इसकी जगह मैं चले प्लस ई अल्फा आई लिख लेता हूं, ए आई। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता वैसे, बाय द वे मैं इसको गलत लिख रहा हूं, मेरा ख्याल है यार कुछ गलत लिख रहा हूं मैं। देखा, काटी गलत है ना, ये कटती थी ना यार, ये कटती थी, ये नहीं ना। इसका मतलब ये साबित हो गया कि मैं अगर क्लास ना हो तो स्टूडेंट्स को मैं नहीं पढ़ा सकता। सो दिस इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे ये था कि ये इसको इस तरह रहना चाहिए, डी बाई डी एक्स आई ए जे इंटू एफ। कोई बात नहीं, खैर कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं की हमने। सो दिस इक्वल टू डी बाई डी एक्स जे ए आई विद एफ। तो बस कुछ नहीं करना मुझे, सिर्फ और सिर्फ ए जे को इधर लिखना है और इधर भी ए आई को इधर लिखना है, बस हो गया बाकी काम। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस ई अल्फा।
अच्छा, मैंने क्या कहा था कि मुझे आई और जे तो मेरे अपनी चॉइस की चीज़ें थी ना, मैं जिसको आई कहता जिसको जे कहता वो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया था कि ई अल्फा आई डी बाई डी एक्स आई ए जे माइनस डी बाई डी एक्स जे ए आई। ठीक है, सही लिखा है ना मैंने? ये क्या लिखा हुआ अगर आपको याद हो देखें तो, हैं? ये तो डेल क्रॉस ए का के कंपोनेंट है, और ये क्या लिखा हुआ है? हैं? ये एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है। ई कॉमन ले लूँ अगर माइनस ई तो मेरे पास परफेक्टली फाइन है। तो लॉरेंस लॉ आ गया ना। सो इसका मतलब आई हैव डी पाई वेक्टर ओवर डी टी इज इक्वल टू, लेट मी राइट एवरीथिंग करेक्टली, ई टाइम्स ई वेक्टर। अच्छा, कोई साइन आप देख लीजिएगा, कोई गलत हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं, प्लस 1 ओवर सी वी ऑपरेटर क्रॉस बी। क्यों? ये वेक्टर फील्ड लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, और सी अल्फा जो ई अल्फा जो है, अगर इसको मैं सी से ज़रब दे देता तो वी बन जाता। तो वी ऑपरेटर क्रॉस बी 1 ओवर सी ई बाहर आ गया। सो दिस इज द लॉरेंस, दिस इज योर लॉरेंस फोर्स लॉ। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कोई मैंने गलती की है, सिवाय यहाँ प्लस था, है ना? यहाँ प्लस था ना। आप ठीक डेफिनेशन उससे पता चल जाएगा ना, माइनस ई 5 प्लस 1 ओवर सी डी ए बाई डी टी। तो ठीक है, एक ही बात है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। वरना आप चेक कर लीजिएगा, मुझे याद है, चेक कर लीजिएगा या माइनस। इस तरह करते हैं, मैं जो कंसिस्टेंट साइन लेके चलता हूँ, जो मैं लेके चला था ना माइनस ई चार्ज वाला, वही रखता हूँ, सारा कंसिस्टेंट साइन लेके चलते हैं। तो माइनस ग्रेडियंट ऑफ 5 माइनस 1 ओवर सी डी बाई डी टी होता है ना। तो ई अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा ग्रेडियंट ऑफ 5 माइनस 1 ओवर सी डी ए बाई डी टी। तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। ई कॉमन लिया ना मैंने, तो ठीक है, परफेक्ट है। सॉरी जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई आज, लेकिन वक्त पे पकड़ी गई। मेन जो इस लेक्चर का पूरा क्रक्स था ना, वो ये डेफिनेशन थी। यही डेफिनेशन यूज करके आप जितनी मर्जी कैलकुलेशन करें क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, ये इक्वेशन है, ऑपरेटर इक्वेशन है, और ये ऑपरेटर इक्वेशन इसलिए ऑपरेटर इक्वेशन इसको मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें अल्फा है, पाई मोमेंटम ऑपरेटर है, तो ये दिस इज एन ऑपरेटर इक्वेशन। अब देखिएगा, मैं ब्योर्कन एंड ड्रेल लिखता है कि दिस इज एन ऑपरेटर इक्वेशन। तो अगर आप उसकी बुक, ब्योर्कन की बुक देखेंगे ना, तो उसने जस्ट एक लाइन में लिख दिया है कि अगर डी पाई बाई डी टी करें तो ये आ जाता है, और ये उसका प्रॉब्लम है जो मैंने सॉल्व किया है। तो जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई हैं वो फिर अब आपने खुद ही पकड़ लेनी है कि कौन सी हैं कौन सी नहीं है, लेकिन अब सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। तो मैं अभी तक तो सिर्फ, और खबाब भी मौजूद हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ कोई सवाल अगर हो तो, पर कोई गलती रह गई हो, आपको लगे कोई, वो भी ठीक कर लिया। हाँ, ठीक है। अच्छा, जो लोग आइडिया कुछ इस तरह से है, मैं इसके बाद आगे चलता हूँ। आइडिया ये है कि ये लेक्चर हम रिकॉर्ड करके तो अपनी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे भी डाल देंगे, ताकि क्लास के सारे स्टूडेंट्स एक्सेस कर लें। स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखें, 1-2 दिन चीज़ों को रिप्रोड्यूस करें, और हम कोशिश करेंगे कि हर वीकेंड के ऊपर या इवन थर्सडे को, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को लेक्चर होगा, वेडनेसडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो इन लेक्चर्स की प्रैक्टिस कर लें, 2 की इस हफ्ते शायद 3 हो जाएं, क्योंकि एक पिछला लेक्चर मिस था। तो उसके बाद हम एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे उनके साथ एक मीटिंग रखेंगे, ताकि इस मीटिंग को, उसमें अगर उनका कोई सवाल हो इन लेक्चर से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं वो, और अगर हम मीटिंग का लिंक जनरेट कर देंगे, और अगर कोई और भी इंटरेस्टेड हो तो उस लिंक को वो उस लिंक से वो उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है, अगर उसका कोई सवाल हो। यानी कोई भी बंदा जो ये वीडियो देख के कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो पूछ सकता है उसमें। तो आइडिया सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये बेटर फॉर्म है कंपेयर टू अगर हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे डायरेक्टली पढ़ाते,
तो लोगों को प्रॉब्लम होती है इसमें, यह कि ज़रा चले वाइडर ऑडियंस के साथ लोग देख सकेंगे, ठीक है। हाँ, तो अगर आप अग्री करते हैं तो मैं फिर आगे चलता हूँ इससे। ठीक है, अच्छा मैंने क्या कहा था कि एक गोल तो सॉल्व हो गया कि हमने जब रिलेटिविस्टिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास लॉरेंट्ज फोर्स लॉ बन गया। जो दूसरी चीज़ मैंने करनी थी वो ये थी आज, अभी नहीं, बेशक अगले लेक्चर में भी करूंगा उसको कुछ पोर्शन, वो ये थी कि मैं नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन में लांदे ची फैक्टर साबित करना चाहता था, बनाना चाहता था कि जब इस इक्वेशन को आप नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में सॉल्व करें देन यू कैन रिट्रीव दी लांदे जी फैक्टर, जी इज इक्वल टू 2 नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, मैं ज़रा थोड़ी सी आज एक चीज़ क्विकली कर दूं, बाकी तो फिर हम इसको कल लेके चलेंगे, इसको आगे कल करेंगे। जब भी हम नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में काम करेंगे ना, सो इन नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट वी चूज अ specific representation for alphas and beta। क्यों? क्योंकि हमें पता है कायरल रिप्रेजेंटेशन में कुछ और होते हैं, मेजोराना में जाएंगे, डिराक में जाएंगे, तो हम एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन चूज कर लेते हैं, उसमें कैलकुलेशन करते हैं। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि और फिर हम शुरू में ही डिफाइन कर लेते हैं उनको, जो भी रिप्रेजेंटेशन आप लेके चलना चाहें शुरू से उसको डिफाइन कर लें और उसके साथ फिर आप कंसिस्टेंटली चले। दरमियान में रिप्रेजेंटेशन बदलेंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो हम इस तरह करते हैं, आपको याद है कि साई क्या था? साई वाजा रिकॉल, साई वाजा फॉर द 4 कंपोनेंट स्पिनर। तो इसको मैं 2 कंपोनेंट स्पिनर की फॉर्म में लिख लेता हूं। आपको याद है साई फंक्शन ऑफ स्पेस टाइम था, क्यों? क्योंकि डी साई बाई डी टी भी था और राइट हैंड साइड पे पी भी लग रहा था साई पे। तो मैं इसको 2 कंपोनेंट स्पिनर की फॉर्म में देखें कैसे लिख सकता हूं। साई इज, मैं एक 4 कंपोनेंट स्पिनर को दो कंपोनेंट स्पिनर की फॉर्म में लिख लेता हूं। मैं कह देता हूं एक फाई टिल्डा है और एक काई टिल्डा है, वेयर फाई टिल्डा इज 2/1 हाँ, और काई टिल्डा इज 2/1। टिल्डा मैंने इसलिए कहा कि स्पेस टाइम का फंक्शन है, जब इससे टाइम हटाऊंगा तो सीधे सीधे फाई और काई लिख दूंगा। अच्छा, फिर आप देखें जो आपकी इक्वेशन बन गई थी वो क्या बन गई? 2 कंपोनेंट स्पिनर्स की फॉर्म में। क्यों 2 कंपोनेंट स्पिनर्स की फॉर्म में लिखा था हमने? सवाल यहां ये पैदा होता है ना, इसलिए 2 कंपोनेंट स्पिनर्स की फॉर्म में लिखा था कि जब नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स आप सॉल्व कर रहे थे तो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन की स्पिन या अप थी या डाउन थी। अप कंपोनेंट भी 2 कंपोनेंट स्पिनर था, डाउन कंपोनेंट भी 2 कंपोनेंट स्पिनर था। इसलिए हम अगर फाई को मैं अप कंपोनेंट स्पिनर मान लूं और साई को फिर 0-0 होना पड़ेगा, या अगर फाई को मैं डाउन कंपोनेंट मान लूं इसको 0-0 होना पड़ेगा, या फिर इसको अप डाउन मान लूं तो मैं इसको ऑलवेज आई कैन एक्सप्रेस इट एज अप एंड डाउन कंपोनेंट्स। लेकिन अप एंड डाउन कंपोनेंट्स की एक चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या दोनों इक्वल वेट के साथ आते हैं नॉन रिलेटिविस्टिकली, या एक सप्रेस्ड होता है एक एनहांस्ड होता है? अब हम ये चीज़ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो आपको याद है डेफिनेशन आपकी क्या थी? आयोटा एच बार डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू सी एल्फा डॉट पी। वो मैं डेफिनेशन एक दफ़ा लिख लूँ, सी एल्फा डॉट पाई प्लस बीटा एम सी स्क्वेड प्लस ई फाई, और किसके बराबर था ये वाला? फाई टिल्डा काई टिल्डा। मैं क्यों ना यहां पर भी साई की जगह में ये चले एक दफा साई लिख लेते हैं, फिर बाद में इसको लिख लेते हैं 2 कंपोनेंट फॉर्म में। अब अगले ताकि एक दफा क्लियर हो जाए। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं आयोटा एच बार, सो दिस इंप्लाइज आयोटा एच बार डी बाई डी टी ऑफ फाई टिल्डा। अच्छा, मजे की बात है ये काइनेटिक एनर्जी टर्म बन रही है ना, क्योंकि डेरिवेटिव है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इधर देखें तो ये रेस्ट मैस एनर्जी टर्म है एम सी स्क्वेड वाली। तो जरा देखिएगा क्या बनता है। ये बन गया सी एल्फा डॉट पाई प्लस बीटा
एम सी स्क्वेड प्लस ई फाई फाई टिल्डा विद काई टिल्डा। एग्री करते हैं मेरी इस बात से आप? मैं वही नोटेशन लेके चलता हूं जो मैंने मानी थी पहले अल्फा की, जिसमें 0 सिग्मा सिग्मा 0 था, आपको याद है ना? अल्फा और बीटा क्या था? 1 0 0 -1। तो मैं वही नोटेशन लेके चलूंगा। सो दिस इज एज गुड एज, सो दिस इंप्लाइज इज आयोटा एच बार डी बाई डी टी, बस थोड़ा सा और करके हम छोड़ देंगे आज, फाई टिल्डा काई टिल्डा, दिस थिंग इज इक्वल टू सी, अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं? 0 सिग्मा वेक्टर 0। याद है आपको? यही था ना, ट्रेसलेस था पॉली मैट्रिसेस की फॉर्म में, बिल्कुल। और पॉली मैट्रिसेस 2 कंपोनेंट स्पिनर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। डॉट पाई प्लस बीटा किसके बराबर था? 1 0 0 -1 एम सी स्क्वेड प्लस ई फाई, इसके साथ जब कुछ भी नहीं है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो अब आपने क्या किया? अब आपने एक डेफिनेशन बना दी मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब क्या होगा? अब यू कैन ऑलवेज सॉल्व दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट्स। वो जो मैट्रिक्स इक्वेशन थी, अब आप फाई के लिए भी इक्वेशन बना सकते हैं, काई के लिए भी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, कपल करती हैं तो करती रहे, हमें क्या इस बात से, लेकिन बना के देखते हैं क्या बनती है ये। अच्छा, पहले जब इसको इससे ज़रब देंगे और इसको इससे ज़रब देंगे तो ज़रा देखें क्या बनती है। तो ये बन गया सी सिग्मा डॉट पाई, पहली रो को मैं तो पहले वाले में बन गया काई टिल्डा, उलट गए ना दोनों, क्योंकि ऑफ डायगोनल है तो ऑफ डायगोनल तो उलट देगा, डायगोनल वाला नहीं उल्टेगा, साइन बदलेगा। तो ये क्या करेगा अगला? प्लस एम सी स्क्वेड क्या करेगा? फाई टिल्डा माइनस काई टिल्डा प्लस ई फाई फाई टिल्डा काई टिल्डा। एग्री करते हैं ना मेरी इस बात से? अच्छा, आपको याद है मैंने क्या कहा था? फाई और काई में टाइम डिपेंडेंस मौजूद है, मैं टाइम डिपेंडेंस छीन भी सकता हूं। याद है ना आपको? मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले? मैंने कहा था कोई भी फंक्शन ऑफ टाइम हो तो आप उसको लिख सकते हैं ई टू द पावर आयोटा एच टी ओवर एच बार माइनस के साथ और फाई। अगर ये टाइम का फंक्शन है तो आप उससे टाइम ले भी सकते हैं। इसका मतलब है फाई टिल्डा को मैं फाई बना सकता हूं बशर्ते कि मैं ये वाली चीज बाहर निकाल लूं। अच्छा, नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में क्या होता है? पार्टिकल की रेस्ट मैस एनर्जी बहुत हाई होती है कंपेयर टू एवरीथिंग। इसका मतलब है आई कैन ऑलवेज राइट फाई टिल्डा एंड काई टिल्डा एज ई टू द पावर माइनस आयोटा एम सी स्क्वेड ओवर एच बार फाई एंड काई। क्यों? यही मैंने यूज किया, एच की जगह मैंने माइनस एम सी स्क्वेयर यूज कर दिया, आयोटा आयोटा ही रहा, हैमिल्टोनियन एनर्जी थी और इनटू टी। परफेक्ट हो गया ना? देखें क्या हुआ, क्योंकि दिस इज दी एच इज जस्ट द रेस्ट। ये अप्रोक्सीमेशन है कि रेस्ट मैस एनर्जी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दी मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, तभी तो नॉन रिलेटिविस्टिक हो गया ना, वरना तो रिलेटिविस्टिक हो जाता ना। तो इसका मतलब है यू कैन ऑलवेज इग्नोर मोमेंटम इन कंपैरिजन टू द एमसी। जहां जहां पे एमसी स्क्वायर्ड के कंपैरिजन में कोई टर्म आएगी आप उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? अच्छा चलें ड्रा के देखते हैं फिर इसको। कोई क्वेश्चन तो नहीं आता किसी का? फिर मैं अब क्या करता हूँ, चलें अब आज मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। कल मैं क्या करूँगा, ताकि आप थोड़ा सा आज के लेक्चर को एक दफ़ा जाके देख लें। कल मैं करूँगा क्या, कल मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, इसको उठा के उधर ले जाऊँगा एक जैसी टर्म्स को,
इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा इन टर्म ऑफ फाई एंड काई। फाई एंड काई की फॉर्म में सॉल्व करने के बाद मैं ये साबित करूंगा कि काई जो है वो सप्रेस्ड है कंपेयर टू फाई। जो लोअर कंपोनेंट है वो सप्रेस्ड होते हैं। और ये आगे जाके मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जब बाउंड स्टेट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, कि आप देखिएगा कि इसका इंपैक्ट कितना होगा। इवन दो आप इसे यहाँ तो शायद इग्नोर कर दें, लेकिन वैसे आप इग्नोर नहीं करेंगे। क्यों कहा जाता है कि, मैं अगले लेक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं क्या करूँगा। इसको कहा जाता है अपर कंपोनेंट और इसको कहा जाता है लोअर कंपोनेंट, या इसको कहा जाता है लार्ज कंपोनेंट, इसको कहा जाता है स्मॉल कंपोनेंट। वाई वी कॉल काई एज अ स्मॉल कंपोनेंट। तो इससे मैं साबित करूँगा कल कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस द काई इज़ अ स्मॉल कंपोनेंट कंपेयर टू फाई। यानी अगर मैं लिख सकूं ऐसा, आप ये देखें, अगर मैं काई को इस तरह लिख सकूं, काई इज 1/mc टाइम्स फाई, तो आपको क्लियर नहीं हो जाएगा कि ये वाकई स्मॉल कंपोनेंट है। क्यों 1/mc से सप्रेस्ड है? क्यों आप कह रहे हैं कि mc² लार्ज है? तो ये फिर मैं कल के लेक्चर में करूंगा। आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने के बाद अगला जो स्टेप होगा वो होगा कि लांदे जी फैक्टर 2 निकलता है। तो ये मैं कल के लेक्चर में मेरी पूरी कोशिश होगी कि दोनों पार्ट्स में कंप्लीट कर दूँ। छोटी सी कैलकुलेशन है कल ये। एक दफ़ा देखिएगा लेक्चर को, अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ लीजिएगा, और अगर आप खुद से एक दफ़ा कर लेंगे चीज़ों को सॉल्व यहाँ से आगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी आपको। तो थैंक यू। कोई सवाल हुआ तो पूछ लीजिएगा।